नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई। इसके बाद भाजपा को देश के अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक सफलता मिलती गई। भाजपा के समर्थन में विचार रखने वालों का मानना है कि पार्टी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और भाजपा द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियां हैं। 2 दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम का दौरा किया। ये दौरा इसलिए भी चर्चा में है कि भाजपा ने इस दौरान करीब 45,000 कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी को आगे ले जाने का मंत्र फूंका और दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय के समान ही गुवाहाटी में 6 मंजिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप से एनईसी की बैठक के लिए आए थे, जहां पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्री एकत्रित हुए थे। इसमें दो राय नहीं कि भाजपा ने इसे भी भुनाने की कोशिश की होगी। आखिर भाजपा हमेशा चुनावी मूड में क्यों रहती है? क्या यही बातें अन्य पार्टियां मानने को तैयार हैं? चुनावी रण में जाने के लिए क्या कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? मुद्दा में इसी पर आज बहस होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी, भाजपा पार्षद रत्ना सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता लक्ष्मीकांत दुबे थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे, टीएमसी के प्रवक्ता बंदीप दत्ता और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के पास जाना चाहेंगे और कांग्रेस को जिस तरह से विपक्षी पार्टी होने के नाते तैयारी होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? नेत्र रंजन चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या पीछे हो गई है या कांग्रेस के लिए लगता है कि अभी काफ़ी समय है, वो बताती नहीं है लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रही है? देखिए, आपने शुरुआत में ही ये बता दिया है कि भाजपा हमेशा चुनाव मोड में ही होते हैं और यही है, इनका काम ही है कि हमेशा इलेक्शन मोड पे ही होते हैं। इनको इलेक्शन से ही मतलब है और सरकार किस तरह से बनाया जाए, भले ही जीते या माइनॉरिटी में आ जाए, किस तरह से जोर तोड़ का करके इनको सरकार बनाना है। इनको यही है, इनका है गवर्नेंस का, इनका कोई ये नहीं है। अभी बाकी रह गया है कि जो तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई इनको करना है। इन्होंने जितने जुमले दिया है ये इनको देखना है कि जुमलों को किस तरह से लोगों को भुलाया जाए, किस तरह के नए नए और जुमले दिया जाए, किस तरह से लोगों को भड़काया जाए, किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग किया जाए, इनसे भी तो इनको सोचना है। अभी ये लोग यही कर रहे हैं कि भैया कहाँ से पैसे मोबिलाइज करना है, कहाँ किसको लगाना है, तो वो जिस काम में वो माहिर है वो वही कर रहे हैं। उनका काम उनको करने दीजिए, इसमें हमें कोई कहना नहीं है, हम अपनी काम कर रहे हैं। बाकी लेकिन आप जो काम कर रहे हैं जनता के सामने लाइएगा तो नहीं, वो जनता, देखिए जनता जनार्दन है, जनता ये पब्लिक है, सब जानती है, रोज देख रहे हैं। आप बस ये स्ट्रेटेजी क्या होगा नहीं होगा तो टीवी स्टूडियो में तो डिसाइड नहीं होगा। आप थोड़ा सब्र रखिए, 2024 आ रहे हैं। हमने इंडिया साइनिंग भी देखी था, उसकी बाद भी नतीजा देखा था, तो उनको करने दीजिए उनका काम, हम अपना काम कर रहे हैं। समय पे देखा जाएगा। और लोग तो देख ही रहे, हमें क्या बोलना है, लोग झेल रहे हैं। लोग क्या क्या कहा गया था, हकीकत क्या है, बताया क्या गया था, हो क्या रहा है, बोला क्या गया था, विजन डॉक्यूमेंट क्या था, आया क्या है, वो सब देख रहे हैं लोग। वो हमें कुछ बताने या लोगों को गुमराह करने की नहीं है। अब रही बात आपकी बात, क्या हम क्या प्लान करें, सोशल इंजीनियरिंग कैसे किया जाए, इन्होंने क्या था, हम कैसे करें, किस तरह से उनको दंगे करवाया जाए ताकि हम नेशनलिस्ट ये फीलिंग करा के इलेक्शन जीता जाए, तो ये सब तो इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट है नहीं। तो उनका काम उनका करने दीजिए, हम अपने काम कर रहे हैं। जी, कांग्रेस के साथ ही दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी चुनाव के दौरान जोर शोर से चुनाव में कदम रखती हैं और प्रचार करती हैं और दावा भी करती हैं कि वो सत्ताधारी दल को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद वो पहले से तैयारी करें तो वो सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे सकती हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीएमसी पार्टी पहले से पार्टी है, पश्चिम बंगाल में इनका जनाधार है, लेकिन असम में ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले जो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे रिपुन बोरा, वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बंदीप दत्त, आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी क्या तैयारी है जब विपक्ष की बात हम करते हैं तब? देखिए, मैं पहले तो आज एक बहुत वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, तो मैं कॉन्डोलेंस करता हूँ, मैं नमन करता हूँ उनको, उनके परिवार को, और उनको मैं याद करता हूँ। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न रखा मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर, मैं उसमें 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमारी जो पार्टी है
या बहुत सारी पार्टियां जो विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं, मैं अपने पार्टी के बारे में ही बोलूँगा कि बंगाल में हमारी सरकार है, बंगाल में किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, लोग जानते हैं। असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। और भारत जो एक लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र देश है, तो यहाँ पे जो भी होगा, जो भी रिजल्ट होगा इलेक्शन का, जो भी होगा, या जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। तो हम लोग क्या करें क्या ना करें, हम लोग कुछ करें या ना करें, ये सब जनता दिख रही है। दूसरी बात जो आज का जो टॉपिक था डिस्कशन का कि भाई बीजेपी जो पार्टी है वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहती है। जी, बीजेपी जो पार्टी है वो इलेक्शन मूड में ही रहती है, और हाँ, इलेक्शन मूड में ही रहती है क्योंकि दूसरा उनको कुछ सोचता नहीं है। और हमारी जो पार्टी है, हम जनता की सुनते हैं, हम जनता के बीच बैठे हुए हैं और हम जनता के साथ काम कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले कल परसों जो अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, बहुत बड़ा उनका ऑफिस उद्घाटन किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ी ऑफिस उनको मिली है। साथ ही साथ मैं अमित शाह जी को और पूरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे असम पे, तो मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन आप लोगों का वो बहुत बड़ा सा बिल्डिंग उद्घाटन हुआ, उससे 2 दिन पहले माजुली में लेकिन एक छोटी सी बहन ने ऑक्सीजन के अभाव से उनको बीमारी हुई, और माजुली में जो अस्पताल है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं था और उन्होंने अपना दम घुट दिया। और उनके मरने के बाद, निधन के बाद 3 एम्बुलेंस अब जाके वहाँ पे मिली है। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है। और उसमें 2-3 बात मैं ये भी रखना चाहता हूँ कि जैसे अभी जेपी नड्डा जी आए, मैं उनको भी आदर करता हूँ मैं असम में, लेकिन जेपी नड्डा जी को मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि नड्डा साहब, आप जो इलेक्शन से पहले आए थे, अभी विधानसभा इलेक्शन से पहले असम में, आपने बोला था कि असम को बाढ़ से आप मुक्ति दिलाएंगे। कैसे मुक्ति दिलाएंगे? बाढ़ के लिए तो रणनीति तैयार कर रही है। नहीं, रणनीति तो किया नहीं, रणनीति तैयार कर लिया। उन्होंने अनाउंस किया था कि बड़े बड़े वो खड्डे कुछ खोदेंगे, पोखर खोदेंगे, और उससे वो बाढ़ की जो है वो उसको कंट्रोल करेंगे। आप नड्डा साहब इस बार आके वो बोलना था, लेकिन वो तो कुछ बोले नहीं। लेकिन हाँ, एक अच्छा बात ये हुआ कि माजुली में भले ही एक बच्ची की निधन के 3 दिन बाद एम्बुलेंस गया, भले ही ऐसा हो, लेकिन बीजेपी ऑफिस में लेकिन 50 गाड़ियाँ, बोलेरो गाड़ियाँ उनको गिफ्ट दी गई है बीजेपी कार्यकर्ता को। तो मैं उनको वो बधाई देता हूँ। रत्ना सिंह इसका जवाब देंगी, लेकिन हम रत्ना सिंह के पास जाने से पहले आम आदमी पार्टी जो अब यहाँ की राजनीति में कदम रख रही है और जोर शोर से प्रचार में भी लगी है, लक्ष्मीकांत दुबे हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत दुबे जी, आपने बातें सुनी। बीजेपी हमेशा प्रचार के मूड में रहती है, हमेशा चुनावी मूड में रहती है। ऐसा क्या है कि दूसरी पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें ये तेवर देखने को नहीं मिलता है? जैसे हमने देखा कि बीजेपी अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के 45,000 के करीब कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया है, ये ऐसा वो कहते हैं। दूसरी पार्टियों का अगर हम कहें, कार्यकर्ताओं की रैली हो या सांगठनिक जो रणनीति है, ये नज़र नहीं आती है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और ज़्यादातर हम लोग असमिया भाषा में टॉक शो करते हैं, तो पता नहीं मेरी हिंदी कितनी अच्छी है, अगर कुछ गलत शब्द निकल जाए तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, डेफिनेटली भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हर साल चुनाव होता ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। जो सिस्टम है वो सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है कि कभी पंचायत आएगा, कभी म्यूनसिपैलिटी आएगी, कभी लोकसभा, कभी अपना विधानसभा, और बहुत सारे स्टेट्स हैं, इतना बड़ा देश है, तो ये सिस्टम लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो डेफिनेटली उनको अपना मूड में रहना है, और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि जब एक राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको रहना चाहिए, उसको मूड में रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में जो जनता का जो काम है, जो आप मैनिफेस्टो बनाते हो, जो आप वादा करते हो लोगों से, वो वादा कितना आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाते हो, वो बहुत ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, बहुत ही छोटी सी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में अपना जो डेवलपमेंट की जो राजनीति है, जो काम की, जिसको हम कहते हैं कि काम की राजनीति जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो इशू है, फार्मर्स की जो इशू है, तो इन सब चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी कितना काम किया है ये हम सबको पता है, और आम आदमी पार्टी इस पर कितना काम कर रहा है ये हम सबको पता है।
और जिस तरह से दिल्ली में हम लोग तो अच्छा इसके काम लिए कर अगले रहे हैं। चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव तो होते ही रहते हैं। अभी गुजरात में चुनाव चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है, अभी यहाँ का असम का चुनाव अभी खत्म हुआ है, म्यूनसिपालिटी के चुनाव खत्म हुए, जीएमसी इलेक्शन चुनाव खत्म हुआ है, अब 2024 में अपना लोकसभा आ रहा है, तो चुनाव तो चलते रहेंगे। अब रही बात कि चुनाव सिर्फ होने से ये क्या होगा कि पार्टियां जो आती है वो क्या मुद्दे लेके आ रही हैं और वो मुद्दे कितने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये बहुत ही जरूरी मतलब मुद्दा है कि आज के डेट में डिबेट किस पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, डिबेट किस पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए। कि अभी देखिए, मैं तो प्रशंसा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अभी कल उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी समाज, कोई भी देश बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के आगे नहीं बढ़ सकता। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं से कम सीख ले। जब वो बोल रहे हैं कि अच्छा शिक्षा देना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए, तो बना दो स्कूल ढंग से, अच्छा स्कूल बना दो। जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बनाई है उससे बेहतर स्कूल बना के दिखा दो, जो हॉस्पिटल्स बने उससे अच्छा हॉस्पिटल बना के दिखा दो। कंपटीशन होनी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, इसमें सब पार्टियों को रहने का हक है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दा तो कहीं गुम हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी तो आप देश की इकोनॉमी देख लीजिए और आज का देश की इकोनॉमी देख लीजिए, उस समय डॉलर का मूल्य देख लीजिए और आज का डॉलर का मूल्य देख लीजिए, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को कितना बर्बाद कर चुका है, कितना नीचे लेके जा चुका है। कि शिक्षा में तो पूरा बर्बाद कर ही चुका है, पूरा स्कूल बंद कर चुका है, हॉस्पिटल्स का तो उनका पूरा खत्म है, उनका जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी इतना खत्म हो चुका है कि आज के डेट में मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा बच गया है कि भारत के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाओ। इनको ना सोचने की ताकत दो, ना समझने की ताकत दो। बिजली का बिल बढ़ गया, आपका जो अपना रंधन गैस है उसका मूल्य बढ़ गया। मतलब आप देखो, जो बिजली का बिल मेरे घर में 1200 रुपये आता था, आज 2400 रुपया डायरेक्ट डबल डिजिट में बिल आया। और आप जब फोन करो, जब कंप्लेन करो तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है, मीटर खराब है, मीटर चेक करा लो। यानी कि कितने लोगों का मीटर खराब होगा? पूरा असम के पूरे स्टेट में सबका मीटर खराब हो चुका है। मतलब ये सुनने वाले लोग हैं समझ नहीं। गए। इनका ना डेवलपमेंट का मुद्दा है, इनको सिर्फ लोगों को भड़काना है, लोगों को जाति और धर्म पे इनको राजनीति करना है। डेवलपमेंट से कोई लेना देनी है भारतीय जनता पार्टी का। जी ठीक है। रत्ना सिंह जी, जोड़ तोड़ की राजनीति करनी हो या आप हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, यही तो सवाल है कि आप हमेशा चुनाव के मूड में क्यों रहते हैं? मुद्दे गायब हो रहे हैं लेकिन आप चुनाव के मूड में रहते हैं। भारत नमस्कार। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और कल लक्ष्मी पूजा गई और हमारी विजयदशमी की हम लोगों ने त्यौहार मनाया। उसको लेकर हर किसी को, आपके दर्शकों को और भारत के और पूरे असम के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी, भारत एक प्रजातंत्र गणतंत्र देश है जिसमें संसदीय राजनीति चलती है। और जब आप संसदीय राजनीति चलती है तो मैं इस बात पर आम आदमी पार्टी के दुबे जी से सहमत हूँ कि चुनाव तो होगा ही, क्योंकि जब आप संसदीय प्रक्रिया में चलेंगे तो चाहे पंचायत का होगा, ग्राम पंचायत की होगी या म्यूनिसिपैलिटी की होगी, हर कहीं ना कहीं पे उनका जो एक 5 साल का प्रक्रिया होता है या 3 साल का, 2 साल का, वो खत्म होता तो इलेक्शंस होती ही रहेगी। तो ये बोलना कि चुनाव मुहिम में या मूड में भाजपा ही रहती है, ये गलत बात है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस गणतंत्र का हिस्सा है, जो संसदीय राजनीति का हिस्सा है, वो हर एक पार्टी अपनी राजनीति जो होती है या इलेक्शंस जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं, उसकी तैयारी करते रहते हैं। कोई पर्दे के पीछे करता है, कोई सामने करता है और कोई करना चाहेगा और होना भी चाहिए। क्योंकि आज यदि आप चुनाव की तैयारी नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आने वाले 2 सालों के बाद 2024 में जो इलेक्शंस होंगे, यदि पार्टी सचमुच डिसिप्लिन पार्टी है, और मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड और एक सिस्टमैटिक पार्टी है, जिसको अपने हमने जो सीट हारे थे 144 सीट्स पे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी द्वितीय या तृतीय पे आई थी, वहां पे आकलन शुरू हो गए हैं कि क्यों किया गया है। और सिस्टमेटिक और डिसेंट्रलाइजेशन मेथड से जो काम होती है, तरीके से जो काम होती है, वो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। जो कि प्रभारियों के साथ बात करना, लोकसभा क्षेत्र में प्रवासियों के साथ बात करना, हर एक क्षेत्र के लोगों से बात करके, जो हमारे जिनको उनको प्रभारी बनाया गया या जो लोग उसके जो बोल सकते हैं इंचार्जेस हैं, उनके साथ पार्टी के प्रेसिडेंट सब लोग मिलकर बात करते हैं और वो एक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जेपी नड्डा जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई या हमारी कोई भी चीज़ों की लड़ाई विपक्ष के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे पुराने आंकड़े पर है और उस आंकड़े के साथ ही हमारी लड़ाई है और हम उसको पार करना चाहते हैं। तो उसकी लड़ाई या उसकी राजनीति करनी कोई गलत बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सिस्टमैटिक पार्टी है जिसने अपनी ये मुहिम आरंभ कर दी है, शुरुआत कर दी है, और करना भी जायज है और करनी भी चाहिए। सेकेंडली, मैं बोलना चाहूंगी कि आज बहुत सारी चीजें और बातें हो रही हैं कि ये करना है, वो करना है। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए
तो आप देखेंगे कि 2014 से जनधन योजना से लेकर, आयुष्मान भारत से लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर, हर घर शौचालय से लेकर, स्वच्छ भारत वाली अभियान से लेकर, आपके देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री अन्न योजना से किसान समृद्धि निधि योजना से लेकर हर एक योजना, जिसमें जल जीवन मिशन भी है और जिसमें हर घर शौचालय भी है, उज्ज्वला भी है, और हर एक योजनाओं को लेकर आप देखेंगे कि इन 8 सालों में सारी चीजों को समेट कर आगे बढ़ाया जा रहा है। जनधन योजना को लेकर आप बात करना चाहेंगे, एक बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जिसमें जैम बोला जाता है, जनधन, आधार और मोबाइल। 70 साल बीत गए, 70 सालों में हमारे भारत के लोगों में बहुत कम लोगों में ही अकाउंट की व्यवस्था थी, संचय की व्यवस्था नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आते ही हर एक व्यक्ति को संचय करना, अकाउंट होल्डर बनाया गया और इस अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया गया ताकि वो उनको सम्मान मिल सके। उनको निधि सम्मान दी गई, किसान की निधि सम्मान, जो कि साल में 6 बार 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। यही चीजें शुरू हो गई। मैं तो गजब कहना चाहूंगी, मैं तो आश्चर्य कहती हूं कि हमारे विपक्ष के बहुत सारी पार्टियां जो नई नई बन के आई हैं, उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सारी जो चीजें वो दिखाई देती हैं, लेकिन 70 सालों से जिन्होंने खोखला कर दिया भारत को, 70 सालों से जिन्होंने एक कहते हैं ना टर्माइट की तरह, घुन की तरह भारत को खा चुके, उनकी गलतियों को हमारे विपक्ष जो नए नए बन के आए हैं, जो जुमले वाली बातें कहते हैं, उनको उनकी कांग्रेस की, मैं डायरेक्टली मैं कहना चाहूंगी, कांग्रेस की गलतियां, कांग्रेस के 70 सालों के जो लैक्यूनेज हैं, जो छेद और गड्ढे बनाकर गए हैं, वो नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मुहिम में लगी हुई है। और हां, चुनाव की तैयारी करना कोई गुनाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक समझ में आ गई सरकार है और हम करेंगे। आपकी बात समझ में आ गई। जी जी बोलोगे कितने जी, 70 साल में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि 70 साल में आपके पड़ोसी जो हैं, आपके आम आदमी पड़ोसी जो हैं, वो 70 साल की बातें नहीं निकालते हैं। हम तो कहेंगे 70 साल की हिसाब किताब, भाई हम 6 साल दे दो, हम 8 साल में हमने बहुत कुछ कर दिया। आपको बोलने का मौका देंगे, हम बोलने का 70 साल मौका में जरूर देंगे, बोलेंगे। जी बोलने का मौका देंगे। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। रत्ना जी, आप इसलिए ये बोल पा रही हैं क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है और पिछले कुछ चुनाव में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, आपकी पार्टी हर जगह जीत रही हैं, शायद इसलिए आप बोल पा रही हैं। लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जहां खामियां हैं, इन खामियों को उजागर करना विपक्ष का काम है, उसमें शायद विपक्ष सफल नहीं हो पा रहा है। प्रमोद तिवारी जी बताइएगा खामियां कौन सी हैं? प्रमोद तिवारी जी, आप सुन रहे हैं, आप जो हमारे साथ पार्टियों के प्रवक्ता हैं, इनकी क्या तैयारी है। हम सिर्फ चुनावों की तैयारी पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि 2024 में आम चुनाव हैं और सिर्फ 1.5 साल बचे हुए हैं। ऐसे में जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, कहीं आपको नहीं लगता है कि विपक्ष टूट सा गया है, बिखर सा गया है और उसकी जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 4 पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। असम में चुनाव भी नहीं है, पर चारों जिस तरह से बोल रहे थे तो लग रहा था कि इलेक्शन मोड में है जी। सारे अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, जबकि मूल मुद्दा जो आपने मुझसे पूछा ये था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में क्यों रहती है, और अगर कंपेरेटिव स्टडी की जाए जी। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारा एक तो सिस्टम ऐसा है कि हमेशा कहीं ना कहीं देश में चुनाव लगे ही रहते हैं। कभी विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव चलते ही रहते हैं। अगर कोई पार्टी सारे चुनावों के अंदर इन चुनावों में सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग करके जाती है और उसके ऊपर एक रणनीति बनाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि विपक्ष की भूमिका क्या है, तो विपक्ष में चूंकि सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है, तो कांग्रेस की सबसे पहले बात करना मैं चाहूँगा। अभी देखिए 2022 में गुजरात में चुनाव होने हैं विधानसभा के, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। 2024 में आम चुनाव है। पर ये जो विधानसभा के चुनाव जो 6 राज्यों के नाम मैंने आपको गिनाए हैं, इन 6 के 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में सीधी टक्कर कांग्रेस की है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कभी भी आजकल 2 दिन 5 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है। मोदी जी वहाँ हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, पार्टी के और वरिष्ठ नेता जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, आधारशिलाएं रख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए उनका उद्घाटन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? वे केरल में हैं जी। हिमाचल में और गुजरात में उनकी पार्टी की सीधी टक्कर होनी है। चुनाव की अधिसूचना आजकल कभी भी जारी हो सकती है,
पर वे केरल में हैं। लेकिन राहुल गांधी तो अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस के और भी कई वरिष्ठ नेता हाँ, मैं बोलने जा रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। कांग्रेस में अध्यक्ष कांग्रेस का नेता नहीं होता। कल दिन मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर में से जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए तो क्या आप समझते हैं कि वे कांग्रेस के नेता है? यहाँ तक कि पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था पी चिदम्बरम साहब का, उन्होंने कहा कि चुनाव हो रहे अध्यक्ष का चुनाव सही बात है, कोई भी चुनाव जीत कर आ सकता है, सबके लिए ओपन है, किंतु ये जरूरी नहीं कि हमारा अध्यक्ष हमारा नेता होता है। और ये आप भी जानते हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर में से कोई भी अध्यक्ष बन के आएगा तो आला कमान और उनको निर्देश कहाँ से मिलेंगे हम सारे जानते हैं। हम जानते हैं, लेकिन हम कांग्रेस कह के नहीं नेता सकते, वो बातें कहते हैं, कह सकते हैं। जी, पी चिदम्बरम कह रहे हैं, जी। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही रहेंगी अध्यक्ष जो है वो। उनका मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, उसका चीफ सेक्रेटरी होता है, तो उसकी भूमिका एक चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा नहीं होगी। लबोल हुआ भी है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी रणनीति में, चुनाव की तैयारियों के मामले में बहुत ही फिसड्डी साबित हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कांग्रेस के प्रवक्ता के आगे कि एक लोकतंत्र में जिस पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय स्तर के ऊपर टक्कर दे सकती है, मुख्य विपक्षी दल है, आज भी जिसके 10-12 करोड़ पूरे भारत में वोटर है, वो अगर चुनाव की इस तरह फिसड्डी तरीके से तैयारी करेगी तो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब आते हैं दुबे जी के ऊपर। आम आदमी पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा पूरे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें अगर सबसे स्मार्टली कोई पार्टी काम कर रही है तो मैं कहूँगा वो आम आदमी पार्टी काम कर रही है। वो अभी देखिए गुजरात में वो अपनी पहचान बनाएंगे, पहली बार या दूसरी बार ही जा रहे हैं। पहली बार सूरत में इन्होंने अच्छी खासी सीटें वहाँ की उसमें जीती थी जो म्यूनिसिपल का चुनाव हुआ था। सीटें ज़्यादा न मिले पर कांग्रेस का अच्छा खासा नुकसान ये करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी ये अपना जितना वोट बैंक इनको चाहिए, जितना वोट शेयर चाहिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए, उससे ज़्यादा ये निकाल के ले जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की जहाँ तक बात है कि तृणमूल कांग्रेस का एक लीडरशिप का सेटअप इस तरह से है कि वो बंगाल की पार्टी बनकर रह गई है। अभी अच्छी बात यह है कि त्रिपुरा और असम में भी पार्टी पैर पसारने की कोशिश कर रही है। असम में, दक्षिण असम में पार्टी का जनाधार भी है। कांग्रेस की बड़ी नेता इनकी मेघालय में तो भी आ गई। जी, मेघालय में विपक्ष जो है वो टीएमसी ही हो गया। नहीं, मेघालय में विपक्ष से टीएमसी होने का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ टीएमसी का उतना बड़ा जनाधार है। कई बार बाय डिफॉल्ट भी कोई पार्टियाँ, अब जदयू अगर मणिपुर में चुनाव जीतती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मणिपुर में नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता है। तो वो मेघालय का वो एक आइसोलेटेड अलग केस है वो। तो मोटा मोटी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दो ही पार्टियाँ भारतीय राजनीतिक अगर स्पेक्ट्रम पे हम देखें तो चुनावों की एक प्लानिंग के साथ में तैयारी करती हुई नजर आती है। बाकी सारी पार्टियां ये गठबंधन बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, एंटी बीजेपी करना है और उनके इंटरनल कंट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा है कि उनके गठबंधन बन नहीं पाते। अब ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाना चाहती है तो वो चाहती है कि उसमें कम्युनिस्ट न रहे, क्योंकि बंगाल में उनके कम्युनिस्ट से लड़ाई है। नीतीश कुमार के साथ में बैठ कर ये अपने तेलंगाना के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नीतीश कुमार तो उनको पकड़ के उठा रहे थे कि आप उठ जाइए, और उन्होंने उसके पहले ही तेलंगाना राष्ट्रीय समिति थी, अब भारत राष्ट्रीय समिति बना दी, तो पलिता वहीं लगा दिया। तो बाकी पार्टियों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से निजात तो देश को दिलाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं, किंतु उसके लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, फिर कांग्रेस के ऊपर आऊँगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को लगेगा भी कि कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा हॉस्टाइल हो, पर अगर इसको वो अपनी पार्टी के लिए डायरेक्शन माने तो ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस एक कंफर्ट जोन में रहने की आदी हो गई है। वो क्या सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी गलतियां करेंगी, राज्यों के जो छत्र पर वो उन गलतियों को उठाते रहेंगे और जनता एक दिन इनसे उकता जाएगी और हम सत्ता में आ जाएंगे। तो भाई, ये भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अटल अडवाणी वाली पार्टी नहीं है, ये मोदी शाह की पार्टी है। ये आपको वो पैसेज देने वाली नहीं है। नेत्र रंजन जी, कहीं ना कहीं आपको ये तो जरूर लगता होगा कि नेतृत्व की एक कमी है जो पिछले कुछ समय से कांग्रेस को परेशान कर रही है, और शायद इसलिए भी जो स्थानीय नेता हैं वो आगे नहीं बढ़ के काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अगर इसी यात्रा को असम में बढ़ा दिया जाए और पहले से ही आप शुरू कर दें, कोई यहाँ का कोई नेता हो, लोकप्रिय नेता हो, जनता से जुड़ा हुआ नेता हो, और वही कार्य वो अपने दम पर असम में करे, जो दिल्ली में बैठा नेतृत्व है उसकी परवाह न करें, तो क्या पार्टी आगे नहीं जा सकती? पार्टी को आप कैसे आगे लेके जाएंगे? तो थैंक्स, समय देने के लिए धन्यवाद। काफ़ी सारे सवाल आए हैं। पहली बात तो कहा गया है कि कांग्रेस कंफर्ट जोन में है, तो अभी जो ये दक्षिण भारत से लेके भारत जोड़ो एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान किया गया है, लोगों के साथ जोड़ के बात किया जा रहा है, इतने सारा लंबा एक पदयात्रा हो रहा है, ये क्या कंफर्ट जोन में हो रहा है। अब राहुल गांधी से लोगों को क्या परेशानी है पता नहीं। ये अगर
पद यात्रा करे तब लोगों को दिक्कत है, ना करे तो दिक्कत है। और ये इस यात्रा को अब राजनीति से ऊपर देखिए। किसी एक प्रवक्ता ने ये भी कहा था कि चुनाव जहाँ हो रहा है वहाँ से क्यों नहीं जा रहा है। भाई ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, तुमने तोड़ा है तभी तो हमें जोड़ना पड़ रहा है। तुमने क्या तोड़ा है? तुमने अर्थनीतिक तोड़ दिया है, जो गणतांत्रिक भावनाओं है उसको तोड़ दिया है, जो सिस्टम थे उनको तुमने तहस नहस कर दिया है, भय और एक त्रास का माहौल कर दिया है। तो वो लोगों को दिल से दिल जुड़ाने के लिए अभी ये हो रहा है। आप ये कह सकते हैं इंडिया इज मीटिंग भारत देयर, तो इसमें भी बीजेपी वालों को परेशानी है। अभी और एक बात से मैं हैरान हूँ, हम लोग यहाँ पे बहुत माथापीची कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजी क्या होगा, कौन क्या कर रहा है। लेकिन भाई साहब ये तो देखिए कि 2014 और 19 की बाद जो इनका इतना बड़ा एक बहुमत मिला था, उसके बाद इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जो बड़े बड़े वादे लेके आए थे, हम बहुत खुश होते थे, जो करके दिखा रहे थे। ये लोग कहाँ गए? वो जो काला धन वापस आएगा बोल रहे थे, असम में ही बोल रहे थे, घुसपैठी तो बाहरी भेजता पूरा बोरिया बिस्तर लग के भाग जाएंगे। कहाँ गए वो सब वादे? इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। फिर हम लोग वही रिपीट करते कि अगला चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, कैसे जीतेंगे, कहाँ से किसको तोड़ना है, करना है। भाई तुमने ठीक है जीत लिया, किया तुमने जो फिर वादा किया गया था, इतने हम जो नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे। इकोनॉमी देखिए, अब खुद देखिए आरएसएस भी इनको सवाल पूछ रहे हैं, अभी इनको भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है। हाल ही में ये सब भी न्यूज़ आया था, तुम्हारा ही आरएसएस ने सवाल पूछा है ये सब आर्थिक नीतियों के ऊपर, हमने तो नहीं उठाया है। सब कुछ अगर ठीक ठाक ही होता तो क्यों उठाते ये सब? तो ये सब इन सब जो मूल मुद्दे, इन सब पे बहस होना चाहिए। इन सब पे कोई बहस नहीं उठा रहा है, या पता नहीं वो कभी मोदी जी तो आके किसी से सवाल तो लेते नहीं हो, तो मन की बात ही बोल रहे हैं, कभी लोगों का दिल की बात भी तो सुन ले। तो इन सब बातों को देखा जाए। अभी बाकी रह गया है कि कांग्रेस क्या करे नहीं करे। ठीक है, ये लोग ने जो किया वो तो देख लिया आप लोगों ने। इन्होंने कहा था कि अपने 60 साल क्या मुझे आप एक ताम दे दो, मैं करके दिखा दूंगा। क्या क्या इन्होंने इनका एक ही है, हम दो और हमारे दो, इसी में वो लोग व्यस्त है, इन्हीं में व्यस्त है। अब हम तो हमारे 3 हो गए आप लोग। आज अगर जी, हम तो हमारे 3 हो गए। आसाम के ही मैं अदानी मैं तो आपका एक सुन राजस्थान लूंगा। में चले गए भाई, गहलोत के साथ प्रमोद हो जी, गए। प्रमोद आसाम जी, की मैं आप बोलिए हाँ, जी, नहीं, मैं जी। दो एक तथ्य रहता हूँ। आप नेशनल एम्प्लॉयमेंट का रेट देख लीजिए, अदानी भारत जी में राजस्थान में चले गए हैं, पता चला आपको? 7.6% है हम तो हमारे 3 हो गए भाई। 6.6। आसाम में ये 17.2 क्यों है? आप देखिए पिछले 2 साल में कितना सुसाइड किया आसाम में। ये 6545 लोगों ने, बेरोजगार लोग, आर्थिक कारण, इन सब से गवर्नमेंट का दाता है। क्यों हुआ है? इन्होंने कहा था अष्टलक्ष्मी ये है असम का। अभी पता है पार कैपिटा इनकम में भारत में असम का रैंक 22 है। क्यों है बताइए? आप अगर देखिए कि असम के 32%, प्रिसाइसली 32.62% लोग गरीबी के नीचे पे हैं। क्यों है? गरीब बना जा रहा है, अमीरी बन रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सब इन सब पे बहस होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। इसको देखिए, मैं आपके आंकड़े को मैं सही भी मान लेता हूं नेत्र रंजन जी। इनको पूरा हक है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सारे प्रश्न जी, ये सारे विरोधी हैं, हम प्रश्न तो सवाल जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी से आप पूछ सकते हैं, और ये सवाल जायज भी है, माना भी जा सकता है। लेकिन आप कहाँ उठा रहे हैं इस सवाल को? सवाल तो ये है कि आप इस सवाल को उठा कहाँ रहे हैं? एक तो आप सवाल उठा नहीं पा रहे हैं, दूसरी बात है कि असम जैसे राज्य में जहां आज भी कांग्रेस का 30 से 32% का वोट शेयर है, पार्टी कहां दिख रही है? 32% किसी राज्य में एक पार्टी का एक मुश्त वोट हो। आप 2014 के चुनाव देख लीजिए, 2019 के चुनाव देख लीजिए, 30% से ज़्यादा वोट मिले हैं। जिस पार्टी के पास में 30% का वोट लोकतंत्र में हो, हमारे यहाँ क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। 33-34% में हमने सरकारें बनती देखी है। 2014 की सर्बानंद सोनोवाल की जब सरकार बनी थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीटें उनकी ज़्यादा थी किंतु नंबर ऑफ वोट्स कांग्रेस को मिले थे। धरातल पे असम में कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है? यही तो बात हो रही है कि आपकी रणनीति कमजोर है, आपके पास इतना बड़ा वोट बैंक है। मैंने पहले कहा था कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की, इन्होंने कहा कि क्या समस्या, राहुल गांधी के ऊपर इसलिए टारगेट करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हमें 18-20 करोड़ वोट मिल रहे हैं तो कांग्रेस के पास में आज की स्थिति में जो कांग्रेस है तब भी उसके पास में 10-12 करोड़ वोट है। असम में आप 33% में 32% आपके पास में वोट है, किंतु इतनी बड़ी ताकत को आप यूटिलाइज कहाँ कर पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल आप स्टूडियो में पूछ रहे हैं सही बात है, किंतु धरातल के ऊपर जो सवाल मोदी जी से आपको करने चाहिए देश की जनता के लिए, आप कहाँ कर पा रहे हैं? यही तो सवाल है, यही तो तकलीफ है। तो तो मोदी जी जी साहब बिल्कुल सवाल बिल्कुल करिए, बिल्कुल वो कभी आए सामने आके जवाब दें इन सब का। हमें रुकना होगा और एक ये छोटे से public ब्रेक को के लिए, statement और दे ब्रेक दें। के बाद इस चर्चा को वो जारी तो कभी रखेंगे। जी आते बिल्कुल, नहीं आपकी सामने। बातें ब्रेक के बाद हम करेंगे और बीजेपी की तरफ से जवाब भी हम सुनेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।